हाँ जी दोस्तों, तो नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। हमने अभी तक 19 सेक्शन कवर किए बेसिकली चैप्टर 2 के अंदर, और इन सारे सेक्शंस के मिले जुले आपके कुछ सवाल हैं यहाँ पे जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपको पुरानी सारी बातें याद आ जाएंगी। कुछ एक चीज रह जाएगी तो उसको थोड़ी सी रिवाइज कराने की मैं भी कोशिश करूंगा, ऑल दो पूरा डीप तो नहीं, बट अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली आप बैक जाके अपनी वीडियोस को दोबारा से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू करना है, एंड तक आपको देखना है। सारे के सारे वीडियोस मतलब सारे के सारे जो इसके अंदर क्वेश्चंस है वो सारे के सारे कह लो कि बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है और हर किसी के अंदर अच्छे अच्छे प्रोविजन यूज किए हैं, जो कि हो सकता है कि आप उसमें गलती करने की कोशिश करोगे, मतलब आपके चांसेस हैं। तो ध्यान देना है आपने और कोशिश करना है कि इसके जवाब जो भी होंगे वो आप मुझे बता भी सको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात है, सब जो पहला सवाल आता है, कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कितने मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर। थोड़ा सा रेफरेंस यूज करना कि पुराने में आपने ये चीज कहां पढ़ी थी, तो ये वाली चीज आपको ध्यान करो कि इस चीज को आपने कहां पढ़ा था। जब तक मैं इसके ऑप्शंस देख रहा हूं, पहला ऑप्शन है 3 और 7, दूसरा है 2 और 7, अगला कहता है 2 और 9 और अगला कहता है नन ऑफ द अबव। तो ध्यान करो, ये था आपका बेसिक रिक्वायरमेंट, जहां पे देखा था सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपने पढ़े थे, वहां मेंबर्स की बात हुई थी कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे आपने देखा था कि कम से कम प्राइवेट के अंदर 2 होने चाहिए और पब्लिक के अंदर आपके 7 मेंबर होने चाहिए। तो आंसर इसका है बी, जो कि सही है। होपफुली आप इसको याद कर पाए होंगे। अगला पॉइंट आता है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए के अंदर ही कंटेंट नहीं होता। तो सबसे पहले एमओए का सेक्शन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एमओए के सेक्शन में डील किया गया था। एमओए था आपका सेक्शन नंबर 4, ठीक है। तो उस एमओए के सेक्शन में आपने क्या देखा था, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्लॉज है जो कि नहीं था। नेम क्लॉज बिल्कुल था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये भी था, ऑब्जेक्ट क्लॉज ये भी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज ऐसा कोई क्लॉज आपने नहीं सुना। तो ऑब्वियसली जो फॉल्स है वो क्या है, मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है कि कौन सा कंटेंट नहीं होता, तो वो क्या है आपका डी। अगला सवाल आता है आपका, द रजिस्ट्रार shall register any alteration of memorandum with respect to the object of the company and certify the registration within the period of डैश फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के फाइल होने के कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर कर देगा उस अल्टरेशन को जो भी आपने फाइल किया है, और आपको सर्टिफाई कर देगा एक आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा। तो बेसिकली इसके अंदर का प्रोविजन अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम की बात कर रहा है तो इसके ऊपर सेक्शन लगता था आपका सेक्शन नंबर 13, ठीक है। उसके अंदर क्या बात आई थी, जब ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टरेशन की बात आई है तो 2 टाइप की टाइम लिमिट थी। पहला टाइम लिमिट था क्या, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका अप्रूवल जाएगा और उसके अंदर वो टाइम लेगा। उसके अंदर कितना टाइम लेने की बात हुई थी, वहां पे 60 दिन की बात हुई थी। लेकिन वो टाइम क्या चीज को लेके था कि वो चेक करेगा कि ये सारी परमिशंस वगैरह हुई है, कि सारे का जो मेंबर्स क्रिएटर्स वगैरह उनका कंसेंट है क्या नहीं, और जो प्रोविजन और सिक्योरिटी वगैरह थी वो प्रॉपरली बनाई हुई है नहीं। इस टाइप की कुछ बातें थी। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की टाइम लिमिट थी 60 डेज, लेकिन यहां पे पूछ रहा है रजिस्ट्रार, तो रजिस्टर का टाइम लिमिट ऑब्वियसली बात है क्या था, 30 दिन का। कितना टाइम लिमिट था, 30 दिन। तो ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से, 30, 60, 90 या 6 महीने। तो ऑब्वियसली बात है द डेज इज 30 डेज, ठीक है। तो आंसर आपका ए यहां पे सही हो जाता है। अगला बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट डैश डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर शैल एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी। तो ओपीसी की इनकॉर्पोरेशन आया, सीधी सी बात है इनकॉर्पोरेशन का आपका प्रोविजन आया। सेक्शन नंबर बताओ, इनकॉर्पोरेशन की बात आ रही है, क्या सेक्शन था इसका। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के केस में आपने देखा था सेक्शन नंबर 7 लगता है वहां पे। और यहां पे कह रहा है कि ओपीसी के लिए जो आपका नेचुरल पर्सन होगा उसको आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और उसके लिए उसको कितने दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इनकम टैक्स से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ 182 डेज। 182 डेज अगर वो इंडिया में रहा है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। अगली बात करता है सेक्शन 8 कंपनी की। सेक्शन 8 कंपनी में कह रहा है कि जनरल मीटिंग के लिए आपको कितने दिन का जो लिस्ट है वो कितने दिन का नोटिस आपको देना होता है। तो आप ध्यान करें, जनरल जब आपने सेक्शन 8 कंपनी पढ़ा था तो उसके अंदर आपने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे कि सेक्शन 8 कंपनी को लेके कुछ छूट है जो कि और कंपनियों में नहीं होती। तो और कंपनी का जो जनरल सिनेरियो होता है वो ये होता है कि जनरल मीटिंग के लिए आपको 21 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में कहा जाता है चलो जी कोई बात नहीं, तुम सेक्शन 8 कंपनी हो तो तुम 14 दिन का नोटिस भी दोगे तो भी चलेगा। तो जो एटलीस्ट टाइम पीरियड है वो है कितना, 14 डेज। तो आंसर इज बी। आई होप आपको सेक्शन 8 भी यहां से याद आ गया होगा, कुछ एक्सेप्शंस थे वो याद आ गए होंगे। अगला पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, XYZ कंपनी इज हैविंग 50% शेयर हेल्ड बाय एक्स कंपनी। एक XYZ कंपनी है, उसके अंदर 15% शेयर खरीद रखे हैं एक्स कंपनी ने, 50% खरीद रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 10% खरीद रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, और 25% खरीद रखे हैं किसी और कंपनी ने। तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक या फिर नन। तो बताइए कौन सी कंपनी कहलाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनी का आपने प्रोविजन पढ़ा था, उसके अंदर क्या देखा था कि गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगी, जब 50% से ज्यादा की होल्डिंग, सॉरी 51% या उससे ज्यादा की होल्डिंग होगी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो गया,
सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रहा है 50 और स्टेट गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रहा है 10%। इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो बात हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला भी होल्ड कर सकती है, मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट मिलकर भी कर सकते हैं। इस तरीके से किसी का भी कॉम्बिनेशन अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिएट होता है जो कि 51% उससे ज्यादा जाता है तो उस केस में वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60% की होल्डिंग है गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल स्टेट को मिला के हो, तो इस केस में क्या कहलाएगा हमारा गवर्नमेंट कंपनी मींस आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू। ध्यान देना सवाल में, लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू मतलब कहना है कि कौन सा ट्रू नहीं है या फिर कौन सा बिल्कुल कम ट्रू है। ठीक है, तो बिल्कुल कम, वैसे तो लैंग्वेज बिल्कुल कम कह रहा है, तो थिंग इज कि बेसिकली पूछना चाह रहा है फॉल्स कौन सा है। ठीक है ना, तो लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू मींस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी होगा इफ अनदर कंपनी एक्सरसाइज मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2, कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आंसर नंबर 3, इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ फर्स्ट मेंशन कंपनी। एंड आंसर नंबर 4 आपका कहता है इज अ होल्डिंग ऑफ अ कंपनी विच इज होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूं, तो आपने देखा था कि जहां होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप होता है उसके अंदर बात करता है कि 50% ज्यादा वोटिंग पावर होगा तो उस केस में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाता है। तो क्या ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? तो ऑब्वियसली बात है ट्रू है, आपसे फॉल्स पूछा गया है, हटा दो इसको। कंट्रोल करेगा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वाला भी पॉइंट इसके अंदर था, तो ये भी आपका इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 2 पॉइंट है, इसको आपको ऊपर से पढ़ते हुए पढ़ना है। मतलब पहले देखिए क्या कह रहा है, कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी इफ अनदर कंपनी, और सी पॉइंट इज अ सब्सिडरी कंपनी, इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। कुछ अटपटा नहीं लग रहा? एक बार फोर्थ पढ़ के देखो, अ कंपनी इज अ सब्सिडरी इफ अनदर कंपनी इज होल्डिंग ऑफ अ कंपनी। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा कि एक कंपनी सब्सिडरी होगी, अगर अनदर कंपनी जो होगी वो होल्डिंग होगी विच इज होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी, फर्स्ट मेंशन कंपनी की वो होल्डिंग कंपनी होगी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड द C1 इज फॉल्स। अगेन फॉल्स को एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं। एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी होगी इफ अनदर कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। अगर एक कंपनी सब्सिडरी होगी तो अनदर भी क्या सब्सिडरी होगी? नहीं जी, ये सेंटेंस ही आपका अटपटा है। तो यहां पे यही आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल आता है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में बात की थी कि ये इंपॉर्टेंट है, इस सवाल में अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है यहाँ पे जो इसमें पूछा गया है। कह रहा है क्या, फॉर्म्स ऑफ वन। अब ये फॉर्म्स पूछे आपसे, पहला आर्टिकल ऑफ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, दूसरा कह रहा है आर्टिकल ऑफ कंपनी हैविंग नॉट शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मेमोरेंडम ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल और मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन इन। अब आपसे टेबल नंबर पूछ लिए गए, इसको आप अरेंज करके तभी बता पाओगे जब आपको टेबल नंबर याद होंगे। टेबल नंबर कैसे याद होंगे? तो उसको याद करने का भी मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम ले लेते हैं। बेसिकली क्या था, आपको याद हो तो आपके टेबल्स 5 थे, मेमोरेंडम के 5 थे, आर्टिकल के। जो मेमोरेंडम के 5 थे वो शुरू होते थे ए से लेके ई तक, ABCDE। ठीक है, और जो आर्टिकल के शुरू होते थे वो होते थे उसके बाद ई के बाद से FGHIJ तक। ठीक है, अब 5 को किस तरीके से याद किया गया? तो सबसे पहला शेयर कैपिटल वाला होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स का होता है। उसके बाद बात आती है गारंटी के 2 होते हैं और अनलिमिटेड के 2 होते हैं। ऐसे ही आर्टिकल के अंदर भी पहला शेयर्स का होता है, फिर गारंटी के 2 होते हैं, फिर अनलिमिटेड के 2 होते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा बस ट्विस्ट ये है कि जब हम मेमोरेंडम की बात करते हैं तो गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल पहले आता है, मतलब सेकंड नंबर पे, और गारंटी विद शेयर कैपिटल तीसरे नंबर पे आता है। फिर ऐसी अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल चौथे नंबर पे, अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल 5वें नंबर पे। जब आर्टिकल करेंगे तो थोड़ा सा ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, लिमिटेड बाय शेयर्स तो रहेगा ही 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे आपका आएगा गारंटी विद शेयर कैपिटल, मतलब उसमें विदाउट से शुरुआत होती है गारंटी की, यहाँ पे गारंटी में विद से शुरुआत होती है। उसके बाद आपका आएगा गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, ऐसी अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल। इस तरीके से आप 10 के 10 पॉइंट को याद रख सकते हो। अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले कह रहा है आर्टिकल ऑफ गारंटी हैविंग, तो आर्टिकल की बात करें तो ABCDE तो छोड़ दो, आर्टिकल शुरू कहां से होगा? जी से आपका शुरू होगा। नेक्स्ट 5 तो जी से शुरू होगा, तो पहला कह रहा है कि ABCDE छोड़ दिया आपने, F से शुरू होगा, बेसिकली सॉरी चीनी F से शुरू होगा, ABCDE छोड़ा है हमने, F से शुरू होगा। तो आर्टिकल ऑफ गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो गारंटी की बात कर रहा है, मतलब पहला हट गया आपका, ये बात कर रहा है दूसरे नंबर की, आर्टिकल में दूसरा गारंटी विद शेयर कैपिटल, तो दूसरा कौन सा होगा आपका? ऑब्वियसली जी। सारे ऑप्शंस में देखो जी है, तो आपको वैसे इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था अगर आप ऑप्शन देख के काम करते हो तो। अगला कहता है आर्टिकल ऑफ गारंटी नॉट शेयर कैपिटल, तो ऑब्वियसली बात है जी है तो उसका अगला ही होगा। इसमें भी देखो सारे ऑप्शन में H चल रहे हैं, इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी चुन लो। आगे बढ़ते हो, मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बात कर रहा है और मेमोरेंडम की बात कर रहा है। तो पहले तो मेमोरेंडम को पकड़ो, मेमोरेंडम में लेके होते हैं ए से ई तक। उसके बाद बात कर रहा है अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल, तो अनलिमिटेड का पहले पकड़ो। अनलिमिटेड का आपका होता है आपका चौथा और 5वां नंबर, मतलब डी और ई नंबर। अब डी और ई के अंदर में से जो आपका पहले शेयर कैपिटल आता है या बाद में, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान होगा आर्टिकल में पहले शेयर कैपिटल आता है, इसके अंदर बाद में आता है। तो इसके अंदर ये कह रहा है विद शेयर कैपिटल, तो विद शेयर कैपिटल का बाद वाला होगा, बाद वाले का मतलब ये होगा ई पॉइंट, मतलब लास्ट पॉइंट।
एंड अगली बात आती है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी की बात कर रहा है और लिमिटेड बाय शेयर्स, तो ऑब्वियसली बात है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा लिमिटेड का, शुरू ही ए से होता है आपका, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहां पे आप इसको अलग तरीके से याद कर लो, जैसे मर्जी याद कर लो, द थिंग इज कि सवालों में ये आता है, आपको याद होना चाहिए 10 का 10 टेबल। ठीक है, चलिए मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपको इससे समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया किसी और तरीके से कर सकते हैं। अगली बात करता है ट्विटर लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 50% शेयर्स इन शेयर कैपिटल ऑफ स्नैपचैट। बहुत बढ़िया। ऑन 31 मार्च, मतलब 51% का शेयर कैपिटल लिया, मतलब उसको उसका होल्डिंग सब्सिडियरी बना दिया। आगे कहते हैं स्नैपचैट ने पहले से 2% शेयर्स खरीद रखे हैं ट्विटर के। बहुत अच्छी बात है। स्नैपचैट चाहती है कि इंक्रीज कर ले अपनी होल्डिंग को 4%, 2% से बढ़ा के 4% कर ले आफ्टर 31 मार्च, जब वो सब्सिडियरी बन चुकी है उसके बाद वो चाह रही है अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाने की। तो क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा आपने सेक्शन पढ़ा था, बताओ कौन सा, बताएं जी, कौन सा सेक्शन आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था एक सेक्शन नंबर 18 सब्सिडियरी और होल्डिंग का। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बात आया था? उसके अंदर बात ये आई थी कि अगर पहले से किसी ने शेयर्स खरीद रखे हैं, सब्सिडियरी बनने से पहले खरीद लिए तो कोई बात नहीं, खरीदे रहो, लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं सकते, उतना रख सकते हो, उससे रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन बढ़ाने की परमिशन आपको नहीं होती। इसका पूरा पूरा वहीं पे एक एग्जांपल भी था, याद आ रहा होगा आपको। तो क्या कह रहा है, ऐसा हो पाएगा? तो ऑप्शन देखो, पहला कह रहा है यस इट कैन चेंज, इट कैन इंक्रीज इट्स होल्डिंग, दूसरा कह रहा है नो नहीं हो सकता, तीसरा कह रहा है कांट से, चौथा कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर होगा आपका डी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपका सेक्शन मना करता है कि नहीं भैया, आप अगर पहले से सब्सिडियरी हो तो सब्सिडियरी शेयर कैपिटल नहीं ले सकती, अगर पहले से ले रखा है तो उतना ही लेकर रखे, उसको बढ़ा नहीं सकती। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है आपके पास। अ डायरेक्टर मेंबर डिपॉजिट करता है 5,000 रुपए और डिमांड करता है एजीएम नोटिस में कि भैया मेरे को एजीएम नोटिस जो हो वो कैसे मिले? ब्लू डार्ट की कुरियर से मिले। तो क्या कंपनी क्या बाउंड है सर्व करने के लिए उसी तरीके से? तो आपने ये भी सेक्शन देखा था क्या कि भैया अगर उसको पेमेंट वगैरह फीस वगैरह मिल जाएगी तो उस केस में आपको क्या होगा कि जिस तरीके से आपका पर्टिकुलर मोड भी अगर वो मांग रहा है तो आपको पर्टिकुलर मोड में प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा सेक्शन था आपका? सेक्शन नंबर 19 था। तो क्या कह रहा है? पहला, यस बिकॉज ही इज द डायरेक्टर। अच्छा जी। नो बिकॉज कंपनी इज अलाउड टू सर्व डॉक्यूमेंट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। अच्छा जी। यस बिकॉज द मेंबर इज डिपॉजिटेड मनी, और नो बिकॉज डायरेक्टर कैन नॉट गेट स्पेशल प्रिविलेजेस। तो आंसर होगा आपका सी, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टर को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने भैया फीस पे करी है, यहाँ पे पैसे जमा कर दिए हैं, तो उसको मिलने का पूरा पूरा राइट है। कह रहा है टू इंट्रेंच इट आर्टिकल्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। आप इंट्रेंच कर रहे हो मतलब छेड़खानी कर रहे हो आर्टिकल के अंदर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद ऑब्वियसली बात अल्टरेशन की जा रही है पब्लिक कंपनी के अंदर। तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट है? तो पहला पॉइंट कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट कहता है कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा सभी मेंबर का, तीसरा पॉइंट कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, और चौथा पॉइंट कहता है आपका विल हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन और अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्राइब्यूनल का। अब ये ट्राइब्यूनल कहां गया? आप आर्टिकल के अंदर छेड़खानी कर रहे हो, आर्टिकल को तो आपकी प्रॉपर्टी एक तरीके से, तो आर्टिकल में बाहर के लोग कहां जाते हैं? तो आर्टिकल के अंदर कोई मारामारी नहीं है, पब्लिक कंपनी आप आर्टिकल कर सकते हो। तो ए पॉइंट आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, जो अल्टरेशन करना है आप चाहे उसको कर सकते हो, ट्राइब्यूनल की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। आगे बात करते हैं, एओए ऑफ अ प्राइवेट कंपनी सेज दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल हैव राइट टू वोट ओनली इफ 3 years डिविडेंड इज नॉट पेड। कह रहा है कि एओए जो होगा प्राइवेट कंपनी का, वो ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट है वोट करने का। कब वोट कर सकते हैं? जब 3 साल तक उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? वॉइड एज अगेंस्ट द कंपनी एक्ट। क्या ये वॉइड है, कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है? दूसरा, वैलिड है क्योंकि सेक्शन 47 एप्लीकेबल होता है प्राइवेट कंपनी में सब्जेक्ट टू एओए। अच्छा जी। अगला, वॉइड है क्योंकि ये सेक्शंस, मतलब वॉइड बिकॉज एज पर सेक्शन 6 एक्ट इज सुपीरियर। वॉइड हो जाएगा क्योंकि सेक्शन 6 जो है वो सुपीरियर है। अच्छा जी। अगला कहता है वैलिड होगा बिकॉज कंपनीज एक्ट अलाउज वोटिंग पावर टू प्रेफरेंस शेयर्स इफ देयर इज, जो भी है सेम सवाल। तो देखो ध्यान दो, आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 6, सेक्शन 6 में आपने क्या देखा था? सेव एज अदरवाइज करके एक प्रोविजन शुरू हुआ था जहां पे ये कहा गया था कि आपके आर्टिकल में या एमओए में या फिर किसी भी ऐसे एग्रीमेंट वगैरह में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ओवरराइड करे किसको? आपके एक्ट को। ये पॉइंट कहा गया था। लेकिन उसमें सेव एज अदरवाइज के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि भैया 47 वाला जिक्र था कि भैया 47 क्या है, प्राइवेट कंपनी को पावर देता है कि वो अपने एओए को अपने अकॉर्डिंग बना सकती है, वो उसको ओवरराइड भी कर सकती है। तो जहां पे स्पेशली पावर है वहां पे ऐसा चीज पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे एओए की बात कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है वैलिड हो जाएगा बिकॉज सेक्शन 7 इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू एओए। सेक्शन 47 जो वोटिंग का है वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो एओए के मद्देनजर रखते हुए होता है, अदरवाइज एओए को छोड़ के नहीं होता। तो एओए में ऐसा लिखा है तो उसकी बात यहाँ पे मानी जाएगी क्योंकि ऐसा सेक्शन 47 ही कहता है, मतलब एक्ट ही कहता है ऐसा। तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, इसके ऊपर आपका ये सवाल बन के आ गया। ये ऑप्शन में आया है कि स्टडी में भी आ सकता है, तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो थिंग इज इंपॉर्टेंट एरिया। नाउ इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वाइंडिंग अप जो होगा वो कौन ऑर्डर देगा? अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से कंपनी बन गई तो उसका वाइंडिंग अप का ऑर्डर कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, एनसीएलटी कोर्ट। तो आंसर इज एनसीएलटी। इट्स अ डायरेक्ट आंसर, कुछ खास नहीं है। अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी शैल नॉट अल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अच्छा जी, मेमोरेंडम और आर्टिकल को वो अल्टर ही नहीं कर सकते। कौन? नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब सेक्शन 8 कंपनी। क्या ऐसा था?
कि सेक्शन 8 कंपनी ऑल्टर नहीं कर सकते? तो पहला कह रहा है फॉल्स, फ्रीली है जी, कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है फॉल्स, कर सकते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ। अगला कह रहा है ट्रू है जी, कर सकते हैं, इट विल बी द वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ लाइसेंस। ट्रू है बिकॉज एमओए एओए सेक्शन 8 कंपनीज अल्टरेबल, मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए सही कह रहा है। तो बताओ जी, ऑब्वियसली बात है इट इज फॉल्स, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऑब्वियसली बात है सेक्शन 8 कंपनी, तो इसलिए वहां पे एक स्पेशल प्रोविजन ये आ जाता है कि आप जब भी चेंज करोगे तो एक बार पहले जाके पूछोगे किससे, किससे, मालिक से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो बी पॉइंट आपका इसका सही होगा कि फॉल्स है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपको ध्यान आ रहा हो, ऐसा भी प्रोविजन आपने ऊपर पढ़ा था अल्टरेशन वाले एरिया में। नाउ 15th क्वेश्चन आता है, इफ अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम, एक लास्ट है बस 16 के बाद रैप अप हो जाएगा। इफ अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट, अगर कंपनी चेंज करती है नेम को तो इसमें से क्या प्रोविजन जो है वो एक्यूरेट है? इट इज नॉट अलाउड टू यूज ओल्ड नेम इन एनी वे, पुराने नाम को यूज नहीं कर सकती। न्यू नेम शुड बी आइडेंटिकल विद ओल्ड नेम, मतलब नया नाम जो रखेंगे वो पुराने नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। ओल्ड नेम शुड बी पेंटेड या प्रिंटेड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर अलॉन्ग विद न्यू नेम, नए नाम के साथ पुराने नाम को 1 साल तक प्रिंट या पेंट किया जा सकता है, और अगले में कह रहा है 2 साल तक किया जा सकता है। तो आपको याद आ रहा है सेक्शन नंबर 12 जहां पे बात आई थी रजिस्टर्ड ऑफिस की। रजिस्टर्ड ऑफिस में आपने देखा था कि अगर नेम चेंज हुआ हो तो उसके इसमें पुराना वाला नाम, मतलब फॉर्मर नेम जो है वो यूज कर सकते हैं, अगले 2 साल तक पेंट और प्रिंट कर सकते हैं। तो आंसर इज डी, एग्जैक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 12 के रेफरेंस से। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अ कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ द ट्रेडमार्क ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, एक कंपनी रजिस्टर्ड हो गई किसी ऐसे ट्रेडमार्क के नेम से जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, मतलब ट्रेडमार्क उसका था, तो उसके इसमें क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव ऑर्डर एनी टाइम टू चेंज नेम, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है भैया नाम बदलो। अगला, कंपनी विल हैव टू चेंज इट्स नेम विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी को नाम चेंज करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर। ट्रेडमार्क ऑनर विल मेक कंप्लेंट विद इन 3 इयर्स, ट्रेडमार्क ऑनर जो है वो 3 साल के अंदर कंप्लेंट कर सकता है। और अगला आता है ऑल ऑफ द एबव। तो देखें सर, आप इसके अंदर ना ऑल ऑफ द एबव करने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, जो कि सही नहीं है। मतलब इसका सिनेरियो अगर आपको याद हो ट्रेडमार्क के अंदर, तो उसके इसमें क्या था? ट्रेडमार्क के अंदर सिनेरियो कुछ इस प्रकार से था कि ट्रेडमार्क जो ऑनर होगा, जो प्रोप्राइटर होगा, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क के अंदर, वो क्या करेगा, वो कंप्लेन कर सकता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिन के अंदर? 3 साल के अंदर। 3 साल के बाद जब कंप्लेंट किया जाएगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर जांच पड़ताल करेगी, उसको चेक करेगी, और अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ भैया ऐसा हुआ है, तब जाके वो ऑर्डर दे सकती है। तो द थिंग इसकी इनिशियल कहां से होगा? आप देखो सवाल फिर से पढ़ो। अ कंपनी रजिस्टर्ड विद नेम ऑफ ट्रेडमार्क ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, तो उसके इसमें क्या चीज सही है? कंपनी कैन गिव ऑर्डर एनी टाइम, क्या कभी भी ऑर्डर दे सकती है नाम चेंज करने के लिए? तो ये तो सवाल ही अपने आप में गलत हो गया। तो इस पॉइंट से आपका ऑल ऑफ द अबव वाला पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। क्या कभी भी कर सकती है? नहीं जी, कभी नहीं कर सकती। अगर ट्रेडमार्क ऑनर ही कंप्लेन नहीं करेगा तो उसके इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से नहीं करेगी। फिर 3 महीने वाली बात, ये बात ठीक है आपकी, बट ये है कि ऑल ऑफ द अबव में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो बेस्ट इसका आपका पॉइंट आता है वो निकल के आता है, ट्रेडमार्क ऑनर विल मेक कंप्लेंट विद इन 3 इयर्स की। ट्रेडमार्क ऑनर 3 साल के अंदर कंप्लेंट कर सकता है, उसके बाद से आपकी सारी दास्तान यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस की होनी चाहिए, पूरी आपकी पूरी की कॉन्सेप्ट पीछे का रिवाइज हो जाता है। अगली बातें करेंगे कुछ केस स्टडी के सवालों के ऊपर, जो कि 2 पार्ट के अंदर होपफुली आपके पास आएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।